जानेंगे आज की बड़ी खबरों में। क्या शटडाउन में डेमोक्रेट कार्यक्रम बंद होंगे? सज्जाद ने ख्वाजा को क्यों कहा बेशर्म? इसके साथ ही देखेंगे यूएन मानवाधिकार परिषद में कितनी बार चुना गया भारत को। क्या प्रशांत किशोर बिहार चुनाव नहीं लड़ेंगे? आगे जानेंगे आईएमएफ हुआ भारत की ग्रोथ रेट से क्यों हैरान। ताइवान पर हो रहे रोज 28 लाख साइबर हमले, किस देश पर लगा आरोप। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी शटडाउन के दौरान डेमोक्रेट पार्टी से जुड़े सरकारी कार्यक्रमों को बंद करने का बड़ा ऐलान किया है। व्हाइट हाउस के अनुसार प्रशासन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और बंद किए जाने वाले कार्यक्रमों की सूची शुक्रवार को सार्वजनिक की जाएगी। ट्रंप ने मंगलवार यानी 14 अक्टूबर को कहा कि शटडाउन के कारण डेमोक्रेट्स हार रहे हैं, क्योंकि हम उन कार्यक्रमों को खत्म कर रहे हैं जिनका हम लंबे समय से विरोध करते आए हैं। अब इन्हें किसी कीमत पर दोबारा शुरू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन इस मौके का उपयोग उन समाजवादी और अर्थ साम्यवादी योजनाओं को खत्म करने के लिए कर रहा है जो डेमोक्रेट्स के समर्थन से चल रही थी। वहीं ट्रंप ने साफ किया कि रिपब्लिकन समर्थित कार्यक्रम जारी रहेंगे, क्योंकि उन्हें कारगर माना जाता है। इससे पहले व्हाइट हाउस के प्रबंधन एवं बजट कार्यालय ने घोषणा की थी कि शटडाउन के दौरान कई एजेंसियों में कर्मचारियों की कटौती जारी रहेगी। पिछले हफ्ते ही 7 संघीय एजेंसियों के हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने की सूचना दी गई थी, जिससे प्रशासनिक संकट और गहराने की आशंका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हालिया बयान पर देश में सियासी तूफान मच गया। खैबर पख्तूनख्वा के कृषि मंत्री रिटायर्ड मेजर सज्जाद बरकवाल ने विधानसभा में आसिफ पर तीखा हमला करते हुए उन्हें बेशर्म, बेगैरत और बेहया कहा। बरकवाल की नाराजगी ख्वाजा आसिफ के उस बयान पर है जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान को पाकिस्तान का दुश्मन देश बताया था। बरकवाल ने कहा कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी, हमारा धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा देश है। उन्होंने कहा, क्या हम ऐसी बात कह सकते हैं किसी ऐसे मुल्क के बारे में जिसके साथ हमारी साझा विरासत है। बरकवाल ने आगे कहा कि 1969 में हमें बताया गया कि ये जिहाद है और अब कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्दी है और हम डॉलर लेकर लड़े थे। ये सब ख्वाजा आसिफ के रिकॉर्ड पर बयान है। उन्होंने आरोप लगाया कि ख्वाजा आसिफ जैसे नेता 46 साल से जंग को हवा दे रहे हैं और पश्तून समुदाय को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बरकवाल ने स्पीकर से अपील की कि ऐसे गैर जिम्मेदार बयानों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत को 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद का सदस्य निर्विरोध रूप से चुना है। ये 7वीं बार है जब भारत इस प्रतिष्ठित निकाय का हिस्सा बना। भारत का चुनाव बिना किसी विरोध के होना इसकी बढ़ती वैश्विक साख और मानवाधिकारों के प्रति उसकी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि ये भारत के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति अटूट निष्ठा का प्रमाण है। उन्होंने सभी देशों का समर्थन के लिए आभार जताते हुए कहा कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान इन मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रहेगा। मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था है, जिसमें कुल 47 सदस्य देश शामिल है। इसका गठन 2006 में किया गया था और उसी वर्ष भारत पहली बार इसका सदस्य बना था। परिषद का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा, सदस्य देशों में उनकी स्थिति की समीक्षा और उनसे जुड़े मुद्दों पर वैश्विक संवाद को प्रोत्साहित करना है। जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपने लिए किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाल ही में राघोपुर विधानसभा सीट से उनकी उम्मीदवारी को लेकर चर्चाएं तेज थी, लेकिन अब उन्होंने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। किशोर ने कहा कि वे केवल पार्टी के लिए काम करेंगे और संगठन मजबूत करने पर ध्यान देंगे। प्रशांत किशोर ने बताया कि चुनाव लड़ने पर उन्हें 4 से 5 दिन का समय लग जाएगा, जो पार्टी के अन्य प्रत्याशियों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए पार्टी ने तय किया है कि वे संगठनात्मक कामों पर फोकस करेंगी। राघोपुर सीट से चंचल सिंह को जनस्वराज पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। इससे साफ हो गया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का मुकाबला सीधे तौर पर प्रशांत किशोर से नहीं होगा। तेजस्वी यादव तीसरी बार इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले कुछ अटकलें थी कि वे किसी अन्य सीट जैसे मधुबनी की फुलपरास से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बाद में राघोपुर पर ही फोकस करने का फैसला लिया गया। प्रशांत किशोर का ये कदम पार्टी के संगठन और उम्मीदवारों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को लेकर बड़ा बयान दिया। आईएमएफ की
प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने वॉशिंगटन में आयोजित IMF और वर्ल्ड बैंक की वरिष्ठ बैठक में कहा कि भारत की मजबूत आर्थिक नीतियों और सुधारात्मक कदमों ने इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर दिया है। जॉर्जिवा ने बताया कि जब दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी का सामना कर रही हैं, भारत लगातार मजबूती से आगे बढ़ रहा है। कोरोना महामारी के बाद वैश्विक आर्थिक विकास धीमा हुआ है, लेकिन भारत ने सुधारों और नीतिगत प्रयासों के दम पर संदेह करने वालों को गलत साबित किया। IMF के नवीनतम अनुमान के अनुसार भारत वित्त वर्ष 2025 और 2026 में 6.4% की दर से ग्रोथ कर सकता है। अप्रैल 2025 में जारी पूर्वानुमान में ये क्रमशः 6.2 और 6.3% था। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी का अनुमान है। 2025 में 4.8 और 2026 में 4.2% की दर से वृद्धि संभव है। इस ग्रोथ रेट से भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार दिख रहा है, जिससे अमेरिका और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। ताइवान ने चीन पर रोजाना 28 लाख साइबर हमलों का आरोप लगाया। ताइवान के नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस साल साइबर अटैक्स में 17% की बढ़ोतरी हुई है। 2024 में रोजाना औसतन 24 लाख हमले हो रहे थे, जो 2025 में बढ़कर 28 लाख तक पहुंच गए। ये हमले मेडिकल सिस्टम, डिफेंस, टेलीकॉम और एनर्जी से जुड़े ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। ब्यूरो ने बताया कि चीन की ऑनलाइन ट्रोल आर्मी के जरिए गलत सूचनाएं फैलाकर सरकार के साइबर डिफेंस में लोगों का भरोसा कम करने की कोशिश की जा रही है। ताइवानी रिपोर्ट में लगभग 10,000 सोशल मीडिया अकाउंट्स का पता लगाया गया, जो 15 लाख भ्रामक मैसेज भेज रहे थे। चीन ने आरोपों का जवाब देते हुए ताइवान पर ही साइबर हमले करने का आरोप लगाया और ताइवानी सेना के 18 अधिकारियों के खिलाफ इनाम घोषित किया। दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों के बीच चर्चा थी कि अमेरिका पाकिस्तान को नई AIM-120 AMRAAM मिसाइलें देने जा रहा है, लेकिन व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई आपूर्ति नहीं हो रही है। AIM-120 एक एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता करीब 160 किलोमीटर और गति 1.2 मैक तक है। इसके मुकाबले भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहीं अधिक घातक और शक्तिशाली है। ब्रह्मोस 290 से 500 किलोमीटर तक की दूरी पर सटीक वार कर सकती है और 2.8 से 3.0 मैक की रफ्तार से उड़ती है। ये 200 से 300 किलोग्राम तक का वॉर हेड ले जाने में सक्षम है। इसे Su-30 MKI, MiG-29K जैसे फाइटर जेट्स, नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों पर भी तैनात किया जा सकता है। माना जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ब्रह्मोस का सफल उपयोग किया था, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। दिल्ली NCR की हवा गंभीर रूप से प्रदूषित हो गई है। राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 300 पार पहुंच गया, जिससे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान मंगलवार से लागू कर दिया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आनंद विहार, जहांगीरपुरी और मुंडका जैसे क्षेत्रों में हवा बेहद खराब श्रेणी में है। विशेषज्ञों का कहना है कि पराली जलाना, पड़ोसी राज्यों से धुआं और जलवायु परिवर्तन प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। दीपावली के बाद स्थिति और गंभीर हो सकती है। CAQM ने पुराने वाहनों पर रोक को हटाया है और ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल में लचीलापन रखा गया। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 25 सूत्री योजना प्रदूषण पर जोरदार प्रहार 2025 शुरू की है। इसमें वाहन उत्सर्जन नियंत्रण, हरित अभियान, कचरा प्रबंधन, निर्माण धूल नियंत्रण, क्लाउड सीडिंग, स्मार्ट निगरानी और रोड डस्ट कंट्रोल जैसे कदम शामिल हैं। इन प्रयासों में हवा की गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर वेस्टइंडीज के ड्रेसिंग रूम में अचानक पहुंचे और टीम को प्रेरित करने वाला संदेश दिया। ये मौके के रूप में आया जब भारत ने दिल्ली में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली थी। गंभीर ने कहा कि बहुत कम टीमों के पास क्रिकेट खेलने का स्पष्ट उद्देश्य होता है, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम में ये उद्देश्य है। गंभीर ने खिलाड़ियों को बताया कि उनका खेल और मेहनत अगली पीढ़ी को प्रेरित कर सकती है। उन्होंने कहा, आप सोच सकते हैं कि ये बातें आसान है, लेकिन वेस्टइंडीज क्रिकेट को वर्ल्ड क्रिकेट की जरूरत नहीं है, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट को वेस्टइंडीज की जरूरत है। जब आप जर्सी पहनते हैं तो याद रखें, आपके पास कुछ खास करने का मौका है। गंभीर की प्रेरक बातचीत खिलाड़ियों के लिए आत्मविश्वास और उद्देश्य की भावना को बढ़ाने वाली रही, खासकर टेस्ट क्रिकेट की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में।
हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि उनके ऊपर कुल 35 मुकदमे चल रहे हैं। पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी हमेशा विवादों और चुनौतियों से भरी रही, लेकिन अब उन्हें इन मामलों की आदत हो गई है। सपना ने कहा, जहां जाती हूं विवाद मेरे पीछे आ जाते हैं, लेकिन अब मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। सपना ने अपनी जिंदगी के मुश्किल अनुभवों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वे 5 बार मौत के मुंह से वापस आई। एक बार उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। वहीं एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान ट्यूब ब्लास्ट होने से इंटरनल ब्लीडिंग हो गई। इसके अलावा उनके बच्चों की डिलीवरी के समय भी उनकी हालत गंभीर रही। बावजूद इसके सपना ने अपने करियर में लगातार सफलता हासिल की और फैंस के बीच लोकप्रिय बनी रही। तो चलिए जानते हैं आज की खास और रोचक जानकारी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 95% से अधिक पैसे केवल डिजिटल रूप में मौजूद हैं, यानी ये नकद के बजाय बैंक खातों, पेमेंट सिस्टम और डिजिटल वॉलेट में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित होते हैं। भौतिक मुद्रा जैसे सिक्के और नोट कुल पैसे की आपूर्ति का 5% से भी कम हिस्सा बनाती है। ये डिजिटल रूप का पैसा तेजी से ऑनलाइन लेन देन, वैश्विक ट्रांसफर और आसान वित्तीय प्रबंधन की सुविधा देता है। क्रिप्टो करेंसी के बढ़ने ने भी डिजिटल पैसे की ओर रुझान और तेज कर दिया है। हालांकि सुविधाजनक है, डिजिटल मुद्रा पर ये निर्भरता साइबर सुरक्षा और सिस्टम पर निर्भरता के जोखिम भी बढ़ाती है। ऐसी ही और भी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट। Travel India's secret sites with Ramayana Club, expert guides, comfortable rides, and unforgettable pilgrimages await. Visit our website.